हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल नॉलेज एप्लीकेशन। दोस्तों, फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं पॉलिटी के प्रश्नों का, जिस पर मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उससे आप जरूर देखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न पिछले एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं, जिसका हम शिफ्ट वाइज प्रश्नों का विश्लेषण एक नए अंदाज में करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उसे राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15%। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15%। उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसकी बात करें तो ये 91 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, इसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार जो है राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा, ये उसमें बताया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये बताया गया है। और एक चीज और दोस्तों, और इसमें यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया, तथा इसका नियंत्रण जो है ये क्राउन के हाथों में चला गया, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई और ब्रिटिश क्राउन जो है ये अपने हाथों में इसकी बागडोर ले लिए। तो आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि 1700 और इसमें एक चीज और हुआ इस अधिनियम में दोस्तों, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैत शासन लागू था उसको भी खत्म कर दिया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। और ये 1858 अधिनियम लाया क्यों गया? तो ये सिपाही विद्रोह के कारण जो है लाया गया, ताकि उसमें बहुत सारे घटनाएं शामिल हुई थी। अगर बात करें दोस्तों सिपाही विद्रोह की बात करें जो कि 1857 में हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है। और प्रश्न ये है कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई? डेट के साथ पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, और एसएससी भी डेट के साथ बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसका डेट आपको याद कर लेना है। कहाँ से शुरुआत हुई? तो मेरठ से शुरुआत हुई। और ये कब हुई? तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करें दोस्तों, ये 1856 में क्या हुआ था, इस डेट को भी हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। 1856 में जो है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के 15वें जो पारा था या 15वें रूल्स जो था, उसमें इसे वैध करार दिया गया। ठीक है, उस नियम के तहत इसे वैध करार दिया गया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एकदम वैध है। तो आप इसको याद रखेंगे। 1856 में भारत सरकार अधिनियम जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ठीक है, और उस समय का गवर्नर जो था 1856 में जो आया था, उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। उस समय गवर्नर कौन था ये भी आप याद रखेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग था, और ये लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय भी था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व शामिल है, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और ये है दोस्तों 36 से 51। डीपीएसपी जो है 36 से 51 तक है। और बात करें ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप इसे भी
आपको याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो होता है ना दोस्तों, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। अच्छा, चलिए इसके साथ हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। भाग 6 क्या बताता है? भाग 6 जो है ये आर्टिकल 152 से 237 की चर्चा करता है। आर्टिकल 152 से 237 का चर्चा करता है और भाग 6 में जो है राज्य सरकार के काम काजों का प्रावधान है। तो आप इसको याद रखेंगे। ये एक चैप्टर है भाग 6 और इसमें जो है राज्य सरकार से रिलेटेड वर्क है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, भाग 3 क्या है? भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 3 है दोस्तों 12 से 35 तक। 12 से 35 तक इसकी चर्चा है, जिसे मूल अधिकार कहा गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और भाग 5 की बात करें तो भाग 5 जो है 52 से 151। भाग 5 में जो है 52 से 151 है और इस भाग 5 में यूनियन के कार्यों का वर्णन किया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए, तो सारे टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गए। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगी, यानी कि उसकी लोकसभा भंग नहीं होगी या राज्यसभा भंग नहीं होगी या विधानसभा भंग नहीं होगी या विधान परिषद भंग नहीं होगी। तो यहाँ राज्य की बात किया है दोस्तों। किसकी बात किया है? राज्य की। तो राज्य में तो राज्यसभा नहीं होगी क्योंकि ये देश की बात है। तो राज्यसभा भी भंग नहीं होगी, तो ये देश की नहीं पूछा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। विधानसभा एक भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है, विधान परिषद भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक अस्थाई है, ये एक अस्थाई निकाय है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्य में 172 के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा भी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, एक चीज है दोस्तों, इसमें 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, चाहे वो राज्यसभा में हो या विधान परिषद में हो, प्रत्येक 2 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 जितने भी सदस्यों की संख्या है उसके 1/3 उसमें से क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है। यहाँ तो जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि होते हैं, तो यहाँ भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। आगे हम बात करें तो विधान परिषद क्या होता है? विधान परिषद जो है ये उच्च सदन कहलाता है, राज्यों का उच्च सदन होता है और ये निम्न सदन होता है। लोकसभा की बात करें तो ये देश की लोकसभा संसद होती है, जिसको निम्न सदन बोलते हैं, और ये राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दे कि ये जो विधान परिषद है, ये विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है। तो मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको याद रखेंगे। और ट्रिक ये है दोस्तों, आधा तेल यूपी में बिका। आधा तेल यूपी में बिका। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आधा से हुआ आंध्र प्रदेश, तेल से हुआ दोस्तों तेलंगाना, यूपी से हुआ उत्तर प्रदेश, में से हुआ महाराष्ट्र और बी से हुआ बिहार और का से हुआ कर्नाटका। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अभी तक ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो आप इसको याद रखेंगे। और वो राज्य कौन से है तो आप ट्रिक वाइज याद करेंगे। आधा तेल यूपी में बिका, आधा का मतलब हुआ आंध्र प्रदेश, तेल का मतलब हुआ तेलंगाना, यूपी का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश, में का मतलब महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार और का मतलब कर्नाटका। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, है ना? अच्छा ट्रिक। चलिए शुरुआत, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस नीति को ग्रहण किया था? किस, यहाँ पे नीति नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे तिथि होना चाहिए था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तिथि होना चाहिए था। चलिए, तो भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
26 नवंबर 1949 को ग्रहण कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था? ग्रहण कर लिया गया था। और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो बात करें तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको याद रखना है। और अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 21 में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिटलर यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? काफी अच्छे प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका होता है। और ये हिल्टन यंग आयोग या हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। ये 1926 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत ये किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1935 में किया गया था, आप इसे याद रखेंगे। लेकिन 1926 के सिफारिश पे जो आयोग बनाया गया था उसके तहत किया गया था, तो आपको इसे याद रखना है। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें दोस्तों, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था दोस्तों। तो आप इसे याद रखेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चलिए और इसकी बात करें तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर की बात करें तो ये थे सीडी देशमुख। कौन थे दोस्तों? सीडी देशमुख। तो इसको याद रखेंगे, सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। दोस्तों किसी भी अगर बैंक में या शाखा में किसी भी ब्रांचेज में अगर आई लगा है तो इससे आप ये समझना कि ये सारे जो होंगे वो ऑलमोस्ट ये मुंबई में होंगे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है और ये कितने नंबर के हैं। तो इसे आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए और आगे बात करें एसबीआई की। तो एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 1955 को हुआ था। हालांकि इसका इतिहास पुराना है, लेकिन इसका जो है वैल्यूएबल जो है 1955 से ही माना जाता है। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में, क्योंकि इसके भी लास्ट में आई लगा है। तो आप इसको याद रखेंगे। और आगे हम बात करें तो इसके जो चेयरमैन है उसका नाम क्या है? दिनेश कुमार खारा। चेयरमैन का नाम है दोस्तों दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है इसका? दिनेश कुमार खारा इनके चेयरमैन है। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे हम बात करें सेबी। सेबी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 12 अप्रैल 1989 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसकी चेयरपर्सन की बात करें तो इसकी चेयरपर्सन जो है माधवीपुरी बुच है। कौन है दोस्तों? माधवीपुरी बुच। तो आप इसे याद रखिएगा। माधवीपुरी बुच जो है इसके चेयरमैन है। और ये जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ये आता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है। अगली बात करें नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि जितने भी क्षेत्रीय बैंक है, ग्रामीण बैंक है, तो उसकी जिम्मेवारी जो है नाबार्ड के पास होती है। और वहाँ से वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फाइनेंस कराने की आवश्यकता होती है ये नाबार्ड के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसके चेयरमैन की बात करें तो इसकी चेयरमैन है श्री साजी
केवी, इसकी चेयरमैन है श्री साजी केवी, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद का शपथ दोस्तों राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो जाती है या किसी कारणवश वो नहीं आते हैं, तो उनके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उनके द्वारा राष्ट्रपति का शासन दिलाया जाता है। और ये जो है आर्टिकल 63 में इसकी जिक्र किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, और वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो वो है जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ है, आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और है कि ये कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है, तो इसकी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 में मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम डैश मैग्ना कार्टा में अस्तित्व आई। मूल अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में निहित है। कितने में है? ये भाग 3 में मूल अधिकार निहित है, जो 12 से 35 है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा यूएस यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, और इसे भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है दोस्तों, तो इसे आप जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, प्रियम्बल लिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, तो आप नोट करते चलिएगा कॉपी में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो आप बताएंगे। ये जो है दोस्तों, इससे संसदीय प्रणाली की ढांचा लिया गया है, संसदीय प्रणाली की ढांचा, ठीक है। हमारे भारत में जो भी संसदीय प्रणाली है इसी के तहत होता है। और एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से जो है राज्यपाल की नियुक्ति और सरकार की संघीय व्यवस्था, गवर्नर की नियुक्ति इसी के तहत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो ये दोस्तों 13 मई 1952 को हुआ था। आप इसे डेट वाइज याद रखेंगे। लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। दोस्तों बात करें लोकसभा की, तो इसमें अधिकतम 552 सीट है, 552 सीटें होनी चाहिए। और राज्यसभा में जो है 250, तो आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो लोकसभा हर 5 साल पर भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों आगे हम बात करें 25 की, तो 25 में सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये दोस्तों 1946 में आया था, आप इसे याद रखेंगे। 1942 में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1945 की बात करें, 1945 में क्या हुआ था? तो यहाँ पे यूएनओ की स्थापना हुआ था, तो आप इसको याद रखेंगे। अगली बात करें 1940 में क्या हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के पार्ट 3 में। धन्यवाद।